अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आज दो लिस्टें सामने आ गई हैं। वैसे एक लिस्ट आती है पीटीआई की तरफ से, लेकिन इस दफा दो लिस्टें जारी कर दी गई। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। क्या सोहेल खान अफरीदी की मुलाकात हो सकेगी? खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की तब्दीली की खबरें, उस हवाले से क्या तफसीलात हैं? गजा में क्या हो रहा है? कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं गजा के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिस्टों की। आज आपको पता है जुमेरात है और खान साहब की जुमेरात वाले दिन अपने सियासी रुफका से मुलाकात होती है और एक लिस्ट भेजी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उस लिस्ट के मुताबिक फिर लोग वहां पे पहुंचते हैं। लेकिन कभी मुलाकात होती है, कभी मुलाकात नहीं होती। इस दफा दो लिस्टें सामने आ गई हैं। बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या सोहेल खान अफरीदी की आज मुलाकात होगी केपीके के सीएम की? अब आपको पता है कि पहले अदालत का हुक्म आया था, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी। अब सोहेल खान अफरीदी का एक लेटर सामने आया है जिसमें उन्होंने मोजिज अदालत को लिखा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है कि आप अपने हुक्मनामे की अटेस्टेड कॉपी हमें दें, यानी जो आपका ऑर्डर है उसकी कॉपी हमें दें, ताकि हम जेल हुकाम के खिलाफ, अथॉरिटीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरखास्त दे सकें। तो उनको अभी तक वो ऑर्डर नहीं मिला। हो सकता है कि बाय द टाइम आप लोग ये वीडियो देखें तो वो उनको ऑर्डर मिल चुका हो और वो तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई वगैरह शुरू कर सकें। लेकिन दो जो लिस्टें सामने आ गई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक सामने आप लिस्ट देख सकते हैं। ये सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से कल पहले ये लिस्ट सामने आई, सोशल मीडिया पे इसको शेयर किया गया। अगर आप इस लिस्ट को देखें, उसमें लिखा हुआ है कि सोहेल खान अफरीदी और उसके साथ साथ बाबर सलीम सवाती। अब बाबर सलीम सवाती ने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है। जो सोहेल खान अफरीदी की वहां पे एक तरह से एक कंपेन चली, जिस तरीके से उनको मुंतखब करवाया गया, जो कुछ भी वहां पे हुआ, उनके वजीर आला बनने में बाबर सवाती का कलीदी किरदार है, जो स्पीकर है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के। तो सलमान अकरम राजा साहब की लिस्ट में सोहेल अफरीदी का नाम है, बाबर सलीम सवाती जो स्पीकर हैं उनका नाम है, फिर असद कैसर साहब का नाम है, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था, फिर जुनेद अकबर साहब का नाम है। अब जुनेद अकबर का भी आपको पता है वफाकी हुकूमत को उनसे बड़े तहफुजात हैं, उनका नाम भी है। उसके अलावा तैमूर खान झगड़ा, अगेन वफाकी हुकूमत को इतने पसंद नहीं है, तैमूर खान झगड़ा का नाम भी है। और छठा नाम है असदुल्ला खान, जर्नलिस्ट हैं, 92 चैनल पे अपना प्रोग्राम करते हैं, हमारे दोस्त हैं असदुल्ला खान साहब। अच्छा, एक लिस्ट पहले ये सामने आई, फिर दूसरी लिस्ट सामने आ गई। जो पहली लिस्ट मैंने आपको बताई वो सलमान अकरम राजा साहब ने जारी की वो लिस्ट। उस हवाले से मेरी बात हुई सहाफी असदुल्ला खान साहब से भी, और उन्होंने कहा कि मेरा राब्ता राजा साहब से था और उन्होंने ही वो लिस्ट जारी की। जो दूसरी लिस्ट सामने आई है वो मैंने भी देखी है, लेकिन पहली वाली लिस्ट जो है वो कैंसिल नहीं हुई। मैं तो सुबह जाऊंगा जेल, हो सकता है कि खान साहब से मुलाकात हो सकता है कि खान साहब से मुलाकात ना हो, ये उनका कहना था। एनीवे, अब दूसरी लिस्ट भी सामने आ गई, और जो दूसरी लिस्ट है वो सेनेटर सैयद अली जफर साहब ने जो है जारी की है। इस लिस्ट में भी सोहेल अफरीदी का नाम है, जुनेद अकबर का नाम है, लेकिन इसमें जो स्वाति साहब है उनका नाम नहीं है। और उसमें वैसे शाहिद खटक साहब का नाम भी है, फिर ओन अब्बास बपी साहब का नाम भी है, तैमूर झगड़ा का नाम भी है, और एक मिस्टर आलम खान एमपी हैं उनका नाम भी है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें भी वही सारे उन्हीं के लोग हैं। लेकिन क्या वजह बनी कि ये दो लिस्टें सामने आ गई? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो दो लिस्टें सामने आ गई हैं, कल जेल हुकाम ने कहना कि भाई हम तो कंफ्यूज हो गए कि भाई ये तो दो लिस्टें, इस वजह से हम मुलाकात नहीं करवा सकते। तो वैसे कौन सी उन्होंने मुलाकात करवा देनी थी? मुलाकात तो मुझे नहीं लगता कि जिस दिन लिस्ट जाएगी मुलाकात होगी, क्योंकि ये हुकूमती दोस्तों का मौकिफ है। एनीवे, ये एक बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि हैरान कुन सिचुएशन है कि पीटीआई में इतनी भी कोऑर्डिनेशन नहीं है कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी एक लिस्ट जारी कर दी और दूसरी जानिब फिर जो अली जफर साहब हैं, सेनेटर हैं पीटीआई के, उन्होंने भी एक लिस्ट जारी कर दी। अब असल इशू ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि आज फिर क्या ये दोनों लिस्टों वाले लोग वहां पे जाएंगे या सिर्फ एक लिस्ट वाले जाएंगे, और फिर क्या सोहेल अफरीदी की मुलाकात हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। मुझे ये लगता है कि आज तकरीबन 3.5% चांस है 100 में से सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात का। पिछली दफा 7.5% था जो मैंने आपको बताया था, आज 3.5% है। अच्छा जी, खबर इस तरह की आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को तब्दील किया जा रहा है। एक दो सहाफियों ने इस तरह की खबर दी। अब मैंने भी इस हवाले से कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ पता करने की कोशिश की। आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम भी कुछ सहाफियों ने लिया कि आफ्ताब शेरपाव साहब को नया गवर्नर बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे ये बताया गया है, अब मेरे जो जराए हैं और मुख्तलिफ लोग, उन्होंने ये बताया है
कि अभी इसमें कोई भी नाम हतमी नहीं हुआ। आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम हतमी नहीं हुआ। अब इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, सोच विचार हो रहा है। और जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आएगी और अगर कोई गवर्नर राज लगने की बात होती है या बहुत ज्यादा कोई मसला बनता है, तो फिर फैसल करीम कुंडी वहां के गवर्नर नहीं होंगे। ये बात मैंने आपको पहले काफी हफ्ते पहले ही बता दी थी। अब ये जो शेरपाव साहब का नाम आ रहा है, तो मुझे ये लगता है कि ये नाम अभी फाइनल नहीं है। बाकी तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में ये चीज फाइनल हो जाए, पता चल जाए कि उन्होंने आना है या नहीं आना है, किसी और का नाम आ जाए या किसी का नाम भी ना आए और कुंडी साहब भी कैरी ऑन करें। लेकिन इस वक्त जो खबर ये दी जा रही है कि नाम फाइनल हो गया है, कुछ जराए ये बता रहे हैं, कुछ सोर्सेज ये बता रही हैं कि नाम अभी फाइनल नहीं हुआ और आफ्ताब शेरपाव साहब को अभी हतमी तौर पे ये नहीं बताया गया है कि आप गवर्नर बनने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के। तो ये चीजें अंडर डिस्कशन है। अब देखते हैं कि किसका कुरा निकलता है। जिस तरह पहले मुझे किसी ने बताया था कि अगर गवर्नर साहब चेंज होते हैं तो ऐन मुमकिन है कि किसी साबका ब्यूरोक्रेट या साबका अफसर, रिटायर्ड अफसर को वहां पे गवर्नर लगाया जाए। सो अभी ये कंफर्म नहीं है कि वहां पे कौन गवर्नर आ रहा है और किसको गवर्नर लगाया जाएगा और आया गवर्नर को तब्दील किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा। अच्छा, कल एक खबर सामने आई कि महमूद खान अचकजई साहब को ऑपोजिशन लीडर जो मुकर्रर करने का मामला है, उसमें अब जो पीटीआई वाले हैं उन्होंने मौलाना से भी मुलाकात की है, लेकिन स्पीकर साहब ने अभी तक उनका नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं किया। और कल जराए से यह खबर आई कि स्पीकर कौमी असेंबली ने महमूद अचकजई की अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया के खिलाफ तकारीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जराए ये बता रहे हैं स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 62-63 की मुख्तलिफ शिकों का भी जायजा लिया। आइन के मुताबिक ऐवान में अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया या उनके जजेस पर तनकीद नहीं की जा सकती। उसके साथ साथ स्पीकर इससे कबल महमूद अचकजई को ऑपोजिशन लीडर नामजद करने वाले 74 अराकीन के दस्तखतों की तस्दीक के अहकामात भी जारी कर चुके हैं। अब मसला यह है कि ये वही असेंबली है, यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब की कौन कौन सी तकरीर नहीं मौजूद, वो क्या उन्होंने तकरीर की थी हमारे इदारों के खिलाफ। इसी असेंबली के अंदर खड़े होकर अदलिया के हवाले से क्या बातें होती रही पीडीएम के दौरे हुकूमत में कि ये चीज नहीं मानेंगे, वो फैसला नहीं मानेंगे। अदलिया के बाकायदा इन्होंने फैसले मानने से इनकार किया, इलेक्शन वक्त पे नहीं करवाया, अदलिया के जजेस के खिलाफ जुलूस निकाल के जनाब ये रेड जोन में गए और फिर कौमी असेंबली के अंदर खड़े होके किस किस्म की बातें होती थी मोजिज जज साहिबान के हवाले से। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, जराए से ये खबर रिपोर्ट हो रही है कि भाई वो क्योंकि अचकजई साहब इदारों के खिलाफ बात करते हैं वहां पे और माजी में वो अदलिया के हवाले से कुछ इस तरह की बातें करते रहे हैं जिनके ऊपर एतराज किया जा सकता है, लिहाजा इन सारी चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है और हो सकता है कि इन चीजों की वजह से वो अहल ही ना हो ऑपोजिशन लीडर बनने के। तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब वहां पे खड़े होके क्या कुछ कहते रहे, दीगर मोजिज लीडरान वहां पे खड़े होके क्या कुछ कहते रहे, आज कोई वजीर है तो कोई क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कभी किसी ने उनके हवाले से भी कोई जायजा लिया है। मकसद लगता है कि अचकजई साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने से रोकना है और जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ ये सारी चीजें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं और इन सारी चीजों का बहाना बना के और जितनी इसको तूल दे सकते हैं हुकूमत वाले वो तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर सहाफी हैं जनाब उमर चीमा साहब, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस जलालपुर पीरवाला मुल्तान। जलालपुर पीरवाला मुल्तान में जनाब एक नवाज शरीफ साहब के नाम से एक स्कूल बन गया और यकीनन ये शायद हुकूमत पंजाब का स्कूल है, जिसके ऊपर उमर चीमा साहब ने अपने ट्विटर पे, अपने एक्स पे ये खबर शेयर की हुई है कि अब्बा जी के नाम पर पंजाब में तहसील सतह पर नए स्कूल्स बनाकर मरीम नवाज ने आवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया है। बावर रहे कि अभी ऐसे कई वादों पर अमल दरामद होना है। तो वो मेरे ख्याल में शायद तांजी कर रहे होंगे कि अब्बा जी के नाम पे उन्होंने अपने एक और स्कूल बना दिया है। तो बड़े अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है इस किस्म का, कोई सेहत का मरकज है, कोई अस्पताल है, कोई IT सिटी है या कोई इस तरह की जो दीगर चीजें हैं, तो या वो मरीम नवाज के नाम पे होती हैं या नवाज शरीफ साहब के नाम पे होती हैं। और इसको अब डिफेंड करना मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से अब इसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद भी हो रही है। आज सेनेट का इलेक्शन है जी खैबर पख्तूनख्वा से और खुर्रम ज़ीशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर वहां से मुंतखब हो जाएंगे। वहां पे एक अपोजिशन के भी सेनेटर खड़े हैं गालिबन इनके मुकाबले में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जितने वोट टूट जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई वोट टूटेगा और बासानी खुर्रम ज़ीशान साहब जो है वहां से सेनेटर आज मुंतखब हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये सामने आप अखबार देख रहे हैं, तकबीर अखबार है 1990 का, 1 नवंबर 1990।
इसमें एक बड़ा इश्तिहार छपा हुआ है, भुट्टो खानदान के खिलाफ भयानक जराइम की चार्जशीट। ये अब जो सियासी जमातों पे इल्जामात लगते हैं ना, जिस तरह आजकल पीटीआई पे लग रहे हैं, कभी नून लीग पे लगते हैं, कभी किस पे लगते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जो जिस तरह की गद्दारी के सर्टिफिकेट इस वक्त बांटे जा रहे हैं, ये माजी में भी ऐसे ही बांटे जाते थे और हम लोगों ने तो ये चीजें देखी नहीं है। तो मुझे हैरत उन सहाफियों पे होती है कि जो हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं, जो उस जमाने में काम भी कर रहे थे, वो इस तरह कहते हैं कि भाई सियासत में बड़ा गंद आ गया, ये माहौल बड़ा खराब हो गया, माजी में तो ऐसा नहीं होता था। भाई माजी में इतना गंद था, 90s की सियासत में इतना गंद था कि आप सोच नहीं सकते। हमें याद है कि किस किस्म के नारे लगते थे, नवाज शरीफ साहब के जलसों में किस किस्म की बातें होती थी। उससे पहले 70s में भुट्टो साहब अपने जलसों में किस किस्म की गुफ्तगू करते थे मुखालफिन के हवाले से। ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन ये लोग आपको बताते हैं कि जी अब किसी ने अगर ओए कह दिया है तो वहां से जो है वो सारी जुबान सियासत की खराब हो गई है। एनीवे, ये तकबीर अखबार है और उसका एक पेज है, उस पर पूरे पेज पे भुट्टो खानदान के खिलाफ इश्तिहार छपा हुआ है और इसको कहा गया है कि भयानक जराइम की चार्जशीट। अब पहला उन्होंने लिखा है बेटी यानी बेनजीर भुट्टो साहबा के हवाले से उन्होंने लिखा हुआ है, यहूद और हनूद की एजेंट बनी, कुरान और क़वानीन शरीयत का मजाक उड़ाया, मुजाहिदीन कश्मीर और अफगानिस्तान से गद्दारी की। ये जनाब बेनजीर के ऊपर है इल्जाम। और दादा ने नेहरू को जूनागढ़ पर फौज कशी की दावत दी, भाई ने दहशतगर्द तंजीम अल जुल्फकार बनाई, सदर जिया शहीद के त्यारे को तबाह किया, हजारों को कत्ल और सैकड़ों को अगवा किया। ये जिया साहब के त्यारे का इल्जाम भी उन्होंने उस मुर्तजा भुट्टो साहब पे लगा दिया। अब बुनियादी तौर पे ये जो इश्तिहार था, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, आईजीआई के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ रही थी, तो ये बेनजीर भुट्टो साहिबा की किरदार कुशी हो रही थी। अच्छा, बाप ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए, जमहूरियत के नाम पर बदतरीन फस्तायत मुसल्लत की, शोहर ने सरकारी खजाने से अरबों रुपए लूटे, मिस्टर 10% का बैन अल-अक़वामी खिताब पाया। ये आसिफ जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने लिखा हुआ है। इसी तरह आगे उन्होंने उनकी जो वालदा हैं नुसरत भुट्टो साहिबा, उनके हवाले से लिखा है, मां ने पाकिस्तान के एटमी राज इसराइल और अमरीकी यहूदियों को पहुंचाए मुल्क की फौजी और इक्तसादी इमदाद बंद करवाई। सुसर ने ठेकों, पट्टों और रिश्वतों की रकम से यूरोप में अरबों की जायदादें बनाई। ये शहीद बीबी के खिलाफ ये चार्जशीट जनाब उस जमाने में उनके सियासी मुखालफिन ने बाकायदा इश्तिहार छपवाया और अभी भी आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे इसी तरह के इश्तिहार छपवाए जाते हैं, लोगों से इल्जामात लगवाए जाते हैं, कभी इसको गद्दार कहा जाता है, कभी उसको गद्दार कहा जाता है। लेकिन इन चीजों की पाकिस्तान की तारीख में एक लंबी तारीख है। जो लोग उस वक्त अपने सियासी मुखालफिन पे इस तरह के इल्जामात लगाते थे वो अभी भी लगाते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि उस वक्त तो शायद कोई यकीन कर लेता होगा, अब कोई ये यकीन नहीं करता। अब अवाम की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। अब कोई पीपल्स पार्टी पे लगाए, नून लीग पे लगाए, जमात इस्लामी पे लगाए या पीटीआई पे लगाए, लोग इस तरह यकीन नहीं करते। लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हाँ, अगर कुछ नहीं बदला तो उन लोगों की सोच नहीं बदली जो उस जमाने में इस किस्म के इश्तिहार छपवाते थे। वो अभी भी इसी किस्म के इल्जामात लगवाते हैं अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ। वो अभी तक 90 की दिहाई में फंसे हुए, अभी तक 80 की दिहाई में फंसे हुए, लेकिन सियासत जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है। अच्छा जी, इसराइल ने गुज़िश्ता रोज जो फलस्तीन के अंदर कार्रवाइयां की, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को उन्होंने वहां पे शहीद किया गजा में कार्रवाइयां करके। एक तरफ वो सीज फायर की बात करते हैं, दूसरी जानिब मसलसल वो कार्रवाइयां करके वहां पे लोगों को शहीद कर रहे हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल इस सारी नस्ल कुशी में अकेला नहीं है। तकरीबन 60 से ज्यादा मुमालिक ने इसका साथ दिया। किसी ने फौजी इमदाद दी, किसी ने सफारती इमदाद दी, किसी ने जो फलस्तीनियों को एड जाती थी उसमें रखना डाला। इसमें अमेरिका का नाम भी आ रहा है, इसमें भारत का नाम भी आ रहा है, इसमें दीगर जो मगरबी मुमालिक हैं, बरतानिया का, जर्मनी का, दीगर मुमालिक का नाम भी आ रहा है और बड़े संगीन नौयत के इल्जामात लग रहे हैं। और अमेरिका ने तो इस सारे अरसे में 2023 से जब से इसराइल ने फलस्तीन के अंदर यानी गजा के अंदर ये नस्ल कुशी शुरू की है, तब से अमेरिका ने इसराइल को 700 से ज्यादा दफा फौजी साजो सामान भेजा, कंसाइनमेंट्स भेजी, उनको अरबों डॉलर की इमदाद की ताकि वो जाके वहां पे अपना काम कर सके। तो इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात लगे हैं इस रिपोर्ट के अंदर। और यह भी बताया गया है कि जो मुसलमान ममालिक का किरदार था वो भी बड़ा मायूस कुन था और जो इसराइल को आलमी सतह पे प्रोसिक्यूट करने का मामला है उसमें भी ज्यादा ममालिक सामने नहीं आए। साउथ अफ्रीका आपने देखा
कि आलमी अदालत के अंदर लेके गया है इसराइल को, कितने मुसलमान ममालिक उसके साथ हैं, क्या उन्होंने किरदार अदा किया। तो बड़ी ये खौफनाक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे वहां पे फलस्तीनियों की नस्लकुशी की गई, जो अभी भी जारी है। इसराइल अभी भी वहां पे ये सब कुछ कर रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि वहां पे एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। उसके तैनात होने से क्या वहां पे चीजें बेहतर होंगी। अब इस हवाले से जो जॉर्डन के किंग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये पीस को इन्फोर्स नहीं कर सकते, ये पीस कीपिंग तो कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर ये एक्सपेक्ट करता है कि जाके ये हमास को डिसआर्म करेंगे और वहां पे जाके हमास के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। अब उधर बड़ा खदशा ये है कि इसराइल किस किस्म की साजिश कर सकता है, कहीं वो उसी फोर्स को फलस्तीनियों से ना लड़वा दे, क्योंकि गजा के अंदर भी इसराइल के एजेंट ग्रोह हैं जो हमास के खिलाफ भी लड़ते रहे। वो कोई हमला करवा दें जनाब इस फोर्स के ऊपर, कहीं उसमें खुदा न खास्ता जानी नुकसान हो जाए, दूसरी तरफ कोई हमला करवा दें और कहें जनाब ये जो पीस की जो सिक्योरिटी फोर्स है उसने ये हमला किया है, तो काफी ट्रिकी सिचुएशन होगी। किस तरीके से वहां पे चीजों को मैनेज किया जाएगा, उस हवाले से काफी ज्यादा तहफुजात पाए जाते हैं। लेकिन इस सारी चीज से कतई नजर इसराइल ने वहां पे अभी भी कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं और वहां पे मासूम फलस्तीनियों को अभी भी शहीद किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो भी ममालिक वहां पे फोर्स भेजेंगे तो उनको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी, इन सारे मामलात को देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि भाई कैसे हमारे खिलाफ वहां पे कोई ऐसी चीज ना हो जाए, इसराइल कोई साजिश ना कर दे। वो इसराइल जो बिल्कुल सीज फायर को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, जो रोज झूठ बोलते हैं, कभी वो कहता है लिबिया में बम है, तो कभी वो कहता है इराक में ये है, कभी वो कहता है जी ईरान में वो है। उस इसराइल के ऊपर कैसे एतमाद किया जा सकता है, क्या वहां पे वो कोई गड़बड़ करवा सकता है। तो ये एक बड़ा नाजुक मामला है, बड़ा ट्रिकी मामला है। यकीनन जो लोग इस हवाले से सोच विचार कर रहे हैं वो इस मामले को भी देख रहे होंगे, उनकी नजर में ये चीज भी होगी। लेकिन ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है जिसका एडवांटेज इसराइल वहां पे उठा सकता है और ऐन मुमकिन है कि वो जनाब वहां पे हमास के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए इनके ऊपर कोई हमला करवा दे या दूसरी तरफ कोई हमला करवा दे, तो वो कुछ भी वहां पे गड़बड़ करवा सकता है। तो इसराइल के ऊपर तो वहां पे इस तरह एतमाद नहीं किया जा सकता। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।